नमस्कार। सर्वप्रथम मैं डैनियल कॉलेज छिंदवाड़ा का अत्यंत आभारी हूँ जो आपने मुझे आज एक प्लेटफॉर्म अवसर प्रदान किया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सैनिटाइजर, लैंगिक असमानता और संवेदीकरण, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और इस पे एक चर्चा जो है होनी चाहिए। लेकिन चर्चा से ज़्यादा मेरा मानना ये है कि इसको क्रियान्वयन उसका बहुत ज़रूरी है। सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन की एक बैठक हुई थी जिसमें ये एक एजेंडा रखा गया कि 2030 तक जो है लैंगिक समानता पूरे वर्ल्ड में एक प्रमुख लक्ष्य है कि सारे देशों में, सभी देशों में लैंगिक समानता हो जाए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक आधार पे, जेंडर के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में महिला पुरुष समाज के मूलाधार हैं और समानता एक सुदूर सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास की इमारत बनती है। अर्थात किसी भी समाज में प्राचीन काल से लेके आज तक के आधुनिक समाज तक की अगर हम चर्चा करें तो स्त्री पुरुष दोनों उसके बेस हैं, मूलाधार हैं और समानता का एक सुदूर सुरक्षित समाज अगर हम बनाना चाहते हैं उसकी नींव है और इस नींव पे ही विकास की इमारत बनती है। लेकिन अगर इसमें कोई भेदभाव होगा, इसमें अगर असमानता होगी तो आप सोच सकते हैं समाज की का जो भवन है, विकास का भवन है, वो कैसा बनेगा। लिंग आधारित जेंडर बेस्ड जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये व्यापक स्तर पर है। जन्म से मौत तक, शिक्षा से रोजगार तक, हर तरफ हमें भेदभाव ही भेदभाव, अंतर ही अंतर दिखता है। 2017 की जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, 2017 का जो वर्ल्ड का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, उसमें भारत का स्थान 144 देशों में 108वां नंबर है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में ये गैप कितना है, कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, हर तरफ भेदभाव। 1976 में समान पारिश्रमिक कानून बनाया गया। मैं कुछ भारतीय कानूनों के आधार पर कि देखिए इसके बाद भी महिलाओं को वो हक नहीं मिला। मैं इसके ज़्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपके सामने कुछ मुद्दे रखूँगा विचार के लिए। जैसे 1976 में भारत सरकार ने एक समान पारिश्रमिक कानून लागू किया जिसका कहना था कि भारत में समान काम के लिए, मतलब जो काम का स्त्री करे या पुरुष करे, सबको समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आज भी ये 1976 का कानून है, 44 साल पुराने कानून के बावजूद भारत में समान काम के लिए 25%, जो आंकड़े हैं 25% कम वेतन महिला को मिलता है। वेतन भी कम है और उसको रिकग्निशन भी नहीं मिलता, उसके काम का महत्व भी कम आंका जाता है। आपको मैं बताता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों जो हैं उनको कभी भी लीड रोल में नहीं रखा जाता, उनको पीछे ही रखा जाता है, पुरुष को ही आगे रखा जाता है। महिलाओं को उनके वेतन देख लीजिए, जितने भी फिल्म स्टार हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन, जितने भी लीडिंग हैं, इनकी जब सैलरी की जो बात आती है, इनको जो वेतन की बात आती है, किसी को 25 करोड़, किसी ने किसी फिल्म में 30 करोड़ लिए, कुछ लोग तो 100 करोड़ से ऊपर भी ले रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा महिला कलाकारों को, अभिनेत्रियों के बारे में कभी भी उनके बारे में बता 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़। भाई फिल्म में बराबर की भागीदारी तो महिला भी कर रही ना, महिला अभिनेत्री भी उतना ही काम कर रही जितना अभिनेता कर रहा है, लेकिन महत्व भी कम है। फिल्म जानी जाती किसके नाम से? अमिताभ बच्चन के नाम से, शाहरुख खान के नाम से, सलमान खान के नाम से, ऋतिक रोशन के नाम से, किसी भी अभिनेत्री के नाम से आप बताइए। कालांतर में कुछ फिल्में में ऐसा नहीं, जैसे बहुत सी फिल्में हैं नरगिस के नाम से जानी जाती है, मदर इंडिया, लेकिन उसमें भी आप देखिए सुनील दत्त को ही लाया जाता है। पाकीजा मीना कुमारी के नाम से जानी जाती है। तो हमारे यहाँ आज भी भारत में अगर 100 फिल्म बनती है तो 100 फिल्म में से 2 फिल्म ही महिला अभिनेत्रियों के नाम से जानी जाती है। 98 फिल्मों में पहचान मेल पर्सन की रहती है, अभिनेताओं की रहती है। अब फिल्म इंडस्ट्री के बाद आप आते हैं अपन सामान्य तौर पे पूरे भारतवर्ष में सड़क निर्माण का काम हो रहा है। हर जगह सड़कें बन रही हैं
मशीन से भी बन रही है, लेकिन उसमें मजदूर भी काम करते हैं। सड़क निर्माण के काम में आपने देखा होगा हर शहर में जहाँ भी सड़क बनती है पुरुषों के साथ साथ बराबर की भागीदारी महिलाओं की रहती है। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया हो कि वहाँ जो बोर्ड PWD या जो ठेकेदार, प्राइवेट ठेकेदार बना रहा है, जो बोर्ड लगाता है, एक पीले रंग का बोर्ड लगाता है, उसमें लिखा रहता है मैन एट वर्क। अब बताइए, सड़क में काम महिला कर रही है, लेकिन कहीं भी आज तक मेरे को तो नहीं दिखा, आप लोग को दिखा हो तो मैं नहीं कह सकता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मुझको तो हर जगह देखा मैन एट वर्क। आपने अगर देखा हो तो मैं नहीं कह सकता। वैसे मेरे को पूरा विश्वास है कि आपने भी नहीं देखा विमेन एट वर्क कहीं लिखा मिले। हर जगह मैन एट वर्क ही लिखा मिलता है। तो ये भेदभाव क्यों? आप वहां बोर्ड में लिख सकते हैं ना विमेन एट वर्क। इससे हालांकि काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर महिला लिख दिया जाएगा तो दुर्घटना कम होगी या काम जल्दी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात खुद की हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है। अब इसके बाद आते हैं अपन स्पोर्ट्स में। क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्रिकेट एक ऐसा गेम है भारत का जिसमें जबरदस्त उन्माद रहता है, जोश रहता है। पूरी की पूरी हमारी जनता क्रिकेट को देखती है, जो नहीं भी जानता वो भी देखता है। भारी भरकम इनाम राशि, विज्ञापन होते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, आपके MS धोनी, ये जितने भी हैं, इनको देखिए बहुत पैसा मिलता है। इनको जो इनाम मिलता है, जो विज्ञापन से इनको राशि मिलती है, कभी आपने महिला क्रिकेट टीम की हमारी जो जांबाज खिलाड़ी हैं, चाहे वो मिथाली राज हो, हरमनप्रीत कौर हो या स्मृति मंथाना, इनको कभी नहीं मिला। आपने कभी इस पे गौर किया होगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को लाखों करोड़ों मिलते हैं, लेकिन मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंथाना को वही 4-5 लाख रुपए मिलते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, एक डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये भी एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। क्रिकेट तो क्रिकेट है ना, चाहे महिलाओं का हो चाहे पुरुषों का हो। जीत तो आपको उतनी करना, मेहनत तो आपको उतनी करना पड़ेगी, आपको जीतना पड़ेगा। और जीतने का तो यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर ये होता है। अब हिंदू विवाह के अंतर्गत मैं एक चर्चा करता हूँ। हिंदू विवाह में एक पद्धति है पैर पूजना। इसमें विवाहित दंपत्ति, लड़का और लड़की जो रहते हैं, जिनकी मैरिज हो रही है, उसको गौरी शंकर का रूप माना जाता है कि ये पार्वती जी और शंकर जी का रूप है। अतः माता पिता जो दामाद और बेटी के पैर छूते, ये हर हिंदू परिवार में होता है पैर पूजना, कि दामाद और बेटी के पैर पूजाई होती है। क्या सिर्फ लड़के के परिवार वालों को ही गौरी शंकर के आशीर्वाद की जरूरत है? यहाँ पे आप सोचने की बात है। लड़की के माता पिता दामाद के पैर पर कभी भी लड़के के माता पिता ने लड़की के पैर नहीं पूछे। अर्थात गौरी शंकर का आशीर्वाद सिर्फ लड़के को मिले, लड़की को नहीं मिले। उससे क्या होगा? आप सोचिए, कई घरों में तो ऐसा होता है कि पिताजी की उम्र है 50-60 साल, वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, मान लीजिए 60-65 साल के, और दामाद है 25 साल का। कितना अंतर है? लड़की से बराबर का ही रहता है, लेकिन लड़के के भी पैर उनको पड़ना है और दामाद के पैर को पड़ के माथे में लगाना। तो ये एक जो हिंदू विवाह की पैर पूजना की रीति है, ये कालांतर से चली आ रही। इस पर कहीं किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। अब ये वास्तव में क्या है, हमारे यहाँ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, ये आधुनिकता आवरण जो है, ये मॉडर्निटी का जो आवरण है, वो फैशनेबल के रूप में हमने लिया है, एक फैशन के रूप में लेते हैं। लेकिन व्यवहार में आज भी हम दकियानूसी जो रस्म है ना, उन्हीं में लिपटे हुए। आप देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो घरेलू हिंसा हुई है, उसमें सर्वाधिक हिंसक अपराध हुए हैं। और घरेलू हिंसा ही सबसे अहिंसा अपराध के आंकड़े में, ये नेशनल क्राइम बोर्ड के जो है उसके आंकड़े हैं कि हर 5 मिनट में एक घरेलू हिंसा दर्ज हो रही है। ही फॉर शी, ये लिंग पक्षपात से राष्ट्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हम अभी भी ही फॉर शी पे ही अटके हुए हैं। जेंडर का हिंदी अनुवाद वास्तव में लिंग है। इसका प्रयोग स्त्री पुरुष के गुणों के कुलक उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। जेंडर जो है, ये वास्तव में क्या है,
लिंग जो है हिंदी में अपन जिसको लिंग बोलते हैं, जेंडर अंग्रेजी में रखा गया। इससे कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है, ये सिर्फ स्त्री पुरुष के गुणों के कुलक उनके समाज द्वारा उनके अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। नारीवाद में सामाजिक जो लिंग है, जेंडर है, सोशल जेंडर के हिसाब से उसने स्त्री पुरुष के विभेद को सामाजिक संगठन या स्त्री पुरुष के मत असमान संबंधों की अव्यवस्था के रूप में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। अब इसमें एक उदारवादी सिद्धांत है। ये उदारवादी सिद्धांत जो है सामाजिकरण में भेदभाव की बात करता है। बोले सामाजिकरण का भेदभाव क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान सत्ता है, हमारे यहाँ पुरुष प्रधान सत्ता होने के कारण ही ये भेदभाव है। ये उदारवादी सिद्धांतकार, समाजशास्त्र के जो हैं उदारवादी सिद्धांतकारों की ये सोच है कि पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक सत्ता के कारण ही हमारे यहाँ भेदभाव है। उग्र उन्मूलनवादी जो है, रेडिकल थिंकर जो है, रेडिकल सोशलॉजी वाले, ये कहते हैं समाजीकरण की जगह अज्ञानता और परतंत्रता के कारण ही ये चल रहा है। बोले हमारे यहाँ जो समाजीकरण हुआ है वो अज्ञानता और परतंत्रता के कारण, मतलब आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, इसलिए आपने वैसा समाजीकरण करते चले गए। ये तो कई जगह हमने पढ़ा है कि एक पुरुष को शिक्षित करने से बेटर होगा एक महिला को शिक्षित करा जाए, क्योंकि महिला पूरे परिवार को 4 लोगों को शिक्षित करती है और पुरुष स्वयं ही शिक्षित होता है। ये उसके बाद भी सदियों से चली आ रही बात आज भी हम तो उदारवादी सिद्धांत, उग्र उन्मूलनवादी, रेडिकल थ्योरीज वाले, इसके हिसाब से आप देखेंगे ये अंतर है। अब आप देखिए दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है और सबसे ज़्यादा एडवांस, सबसे ज़्यादा आधुनिकता वहाँ है, लेकिन महिला अपराध वहीं सबसे ज़्यादा होते हैं। और वहाँ जो रोजगार हैं, जितने भी रोजगार के साधन हैं, अगर आपको देखें आंकड़ों की बात हम करें तो सिर्फ 9.4%, 9.4% महिलाओं को रोजगार मिले। मतलब 10% भी दिल्ली की आबादी में स्त्री पुरुष करीब लगभग बराबरी पे हैं, लेकिन महिला को 10% रोजगार नहीं मिले। 90% रोजगार जो मिल रहे हैं पुरुषों को 10% से भी कम मिल रहे हैं। ये क्या है? ये भेदभाव है ना। अब वास्तव में हमारे यहाँ शिक्षक जो है परिवर्तन के नियामक होते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि शिक्षक जो है उसने कभी भी इस चीज को इंगित ही नहीं किया। उसने वहाँ पे अगर ड्रॉप आउट लड़कियों का हो रहा है, हर साल हम देखते हैं आंकड़े आते हैं ड्रॉप आउट में लड़कियों की संख्या बहुत है। अभी नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी ये फोकस किया जा रहा है कि जो हमारे यहाँ 8वीं तक की कक्षा में लड़कियों का जो ड्रॉप आउट है उसको रोका जाए, उनको फिर से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसलिए आप देखें कि उन्होंने इस बार डिग्री को भी 4 साल का रखा है, जिसमें अगर फर्स्ट ईयर में कोई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, सेकेंड ईयर में उसको फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा और डिग्री, ऐसे अलग अलग दिए हैं। और स्थानीय भाषा को महत्व दिया कि गाँव की भाषा में ही रह के बच्चे पढ़ लें। पर आप सोचिए अगर शिक्षक इस चीज़ पे आगे आते, क्योंकि शिक्षक परिवर्तन के नियामक होते हैं, लेकिन किसी भी शिक्षक ने कभी ये एफर्ट ही नहीं करा, कभी ये प्रयास ही नहीं करा। उसको तो मालूम है ना कि उसके यहाँ उसकी क्लास में से कितनी लड़की थी, कितने पास हुई और कितनों ने इस बार एडमिशन नहीं लिया, ड्रॉप आउट हुई हैं। जिन्होंने विद्यालय छोड़ा है, गांव में जाके घर में वो समझा तो सकता था, लेकिन किसी भी शिक्षक ने ये पहल नहीं की। इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण, हालांकि भारत में संभव नहीं है, इजराइल में एक किबुत्ज करके एक प्रथा है, वहाँ पे एक बनाया गया है, इसमें सभी बच्चों की सामूहिक परवरिश होती है। उतना इसमें बाहरी व्यक्ति जो हैं वो अलग कर, वो आके माता पिता का एक बाहरी आदमी बच्चों की देखभाल करता है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। उसके लिए वो बच्चे जो है सब उसके लिए बराबर होते हैं। ये किबुत्ज ये इजराइल में हुआ तो उसके कारण वहाँ पे भेदभाव घटा है। हालांकि भारत में संभव नहीं है कि बाहरी व्यक्ति अगर हमारे बच्चों की देखभाल करेगा तो उसमें सांप्रदायिकता है, धर्मनिरपेक्षता है, एक सारे पहलू हमारे यहाँ, या जातिगत वो है कि कौन सी जाति का है क्या है, तो देखभाल हमारे यहाँ तो संभव नहीं, लेकिन इजराइल में ये चीज़ सक्सेस हुई है और वहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में काफ़ी हद तक उनने कंट्रोल किया है। अब लैंगिक असमानता और संवेदीकरण, जैसा हम देख रहे हैं जीवन के हर क्षेत्र में, कुछ उदाहरण भी मैंने रखे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हो, निर्माण कार्य हो या स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई में भी देखिए आजकल थोड़ा ट्रेंड बदला है। नहीं तो पहले जब मैं था स्कूल के शिक्षा में ये होता था कि लड़की है तो उसको बीए के बाद बीएड करा दो और लड़का है तो उसको
इंजीनियरिंग में भेजो। हम बच्चों को, अपने लड़कों को अच्छी कोचिंग दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए क्या करना है, इसको शादी, इसको डिग्री तो लेना है, सोशल साइंस की डिग्री ले रही है। ये एक भेदभाव था हमारा एक, और इसको लड़की भी स्वीकार करती थी। चूँकि परिवेश हमारा ऐसा बन गया कि लड़की स्वतः ही आत्मसात कर लेती थी कि हम इंजीनियरिंग में जाके करेंगे क्या, हम वहाँ पे 100 बच्चे रहेंगे, मैं अकेली क्या करूँगी। इस डर से, इस भय से, अनजाने भय से वो बीए करती है, जबकि वो टैलेंटेड है, बीए भी कर सकती है और बी भी कर सकती है, बी और बी तक बराबर हो सकते हैं। आज हमको लड़की या महिला के हाथ में बेलन नहीं, हमको माउस देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कुछ सालों से लड़की के हाथ में बेलन की जगह माउस जब आया है, माउस गणेश जी का माउस नहीं, मैं कंप्यूटर वाले माउस की बात कर रहा हूँ, तो वो जो माउस आया तो लड़की ने माउस चलाया, तो आप देखिए आज कई जगह मुकाम में पहुंची हैं। इंदिरा नूरी या कई कंपनियों के सीईओ बनी हैं महिलाएं, मिलिट्री में भी जा रही हैं, तो आप देखेंगे एक अंतर आने लगा। यानी बेलन के साथ साथ आपने माउस दिया, माउस से तात्पर्य है कि उसको साक्षर बनाना शुरू करा, घर के काम के साथ साथ साक्षरता की ओर हमने उसको प्रेरित किया। जब साक्षरता की ओर बढ़ी, साक्षर हुई, तो वो देखिए उसने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू किए। और यहाँ पे वास्तव में जो ये हम चर्चा कर रहे हैं आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात बहुत सालों से चल रही है, कोई आज की बात नहीं है। हर 8 मार्च को हम विश्व महिला दिवस मनाते हैं और काफ़ी भाषण होते हैं, काफ़ी चर्चाएं होती हैं। हमारे यहाँ कानून भी बने हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम बना है, समान वेतन अधिनियम बना है, 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम जो था समानता की बात करता है। विवाह अधिनियम के तहत लड़कियों को घर की प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिल गया है। तो ये सारे कानून बने हैं, लेकिन इसको आप देखेंगे इसके बाद भी असर कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी हम संवेदनशील नहीं हुए, महिलाओं के प्रति हमारी संवेदना अभी भी नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं। अगर सकारात्मक होती तो निर्भया कांड में या जितने भी जो केस होते हैं रेप के, कभी आपने अगर कोर्ट की चर्चा सुन लें तो आप सोचिए लड़के पक्ष की तरफ से किस बुरी तरह से जलील किया जाता है कि वो महिला या उसके परिवार वाले केस ही नहीं लड़ना चाहते। तो एविडेंस के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी निर्भया कांड में पूरे लंबे समय तक सिर्फ खींचते रहे कि फांसी के लिए माफ करो, ये करो, वो करो। अंततः यहाँ पे तो इतना ज़्यादा था कि सरकार, कोर्ट और हमारे राष्ट्रपति महोदय सब अडमेंट थे कि नहीं। फिर भी देखिए उसने अपने आप को, जिसको कि तत्काल सजा होनी थी 15 साल, उसने अपने को जिंदा रखा। तो ये एक बात है। दूसरी चीज, अभी भी आप देखिए, मैंने पहले ही कहा लैंगिक असमानता या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक नारेबाजी, एक स्लोगन स्टेटस है। अभी जो लेवल है इसके का, वो उसको मैं एक स्लोगन लेवल मानता हूँ, नारेबाजी मानता हूँ, जुमलेबाजी मानता हूँ। एक सिर्फ मजमाबाजी है कि हमने मजमा लगाया, भाषण दिया, ये करा और वाहवाही ली। इसके आगे अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं भारत में, सिर्फ जुमलेबाजी तक है। इसके लिए आपको कुछ उदाहरण मैं फिर यहाँ दूंगा। इसको जब तक हम जमीनी धरातल पर नहीं लाएंगे तब तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ से कभी खत्म ही नहीं होगा। पहला आपने देखा होगा, जैसे हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो चेयरमैन कहलाता था, आज की अध्यक्षता, आज के हमारे चेयरमैन, वहाँ महिला बैठ रही लेकिन कहा जाएगा चेयरमैन। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता या चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी है, बसपा की चेयरमैन सुश्री मायावती है, ये अपन कहते थे। लेकिन इसमें जब विरोध हुआ, हमारे यहाँ नारीवादी आंदोलन हुए, तो चेयरमैन की जगह उसमें बदलाव किया गया। अब चेयरमैन नहीं कहा जाता, अब कहा जाता, आजकल कहा जा रहा है चेयरपर्सन। मैं पूछता हूं, आप चेयरपर्सन क्यों कह रहे हैं? चेयरमैन अगर पुरुष बैठा है चेयरमैन कहिए, और महिला बैठी है तो वहां चेयर वुमेन कहना चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं तो चेयर वुमेन कहलाएंगी ना, चेयर वो कर रही हैं, आप चेयरपर्सन क्यों कर रहे हैं? मायावती चेयर कर रही तो मायावती कहलाएगी। तो ये चेयरमैन और चेयर वुमेन की जगह एक नया शब्द निकाल दिया, चेयरपर्सन। ठीक है,
पर चेयरपर्सन क्या है, उभयलिंगी है, कॉमन जेंडर है ना। आपने सुविधा तो अपनी ढूंढ ली, कॉमन जेंडर है तो उसमें अगर जेंट्स होगा तो वो भी चेयरपर्सन आएगा, लेडी होगी तो वो भी चेयरपर्सन। पर मेरा कहना है कि यहाँ पे चेयरमैन और चेयरवुमेन भी की जा सकती थी। ये तब तक भारत में संभव नहीं है, ये बदलाव भारत में, अब इसमें कोई रूढ़िवादिता या वो नहीं, ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ दो चीज़ें मैं बताऊंगा और फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि महिला को प्रॉपर्टी का आज भी वास्तविक हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। आज भी संपत्ति पे पुरुषों का ही हक है, अधिकार है। आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, नियम बने हैं, सब कुछ बने हैं, पर वो महिला कोर्ट कचहरी नहीं जा सकती है, उसके पास तो पैसा ही नहीं, कुछ नहीं है ना, पुरुष बेदखल कर देता है उसको। अब कोर्ट में कैसे लड़ेगी, कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा चाहिए ना। समानता का अधिकार है, लेकिन आपने देखा होगा अधिकांश पुरुष जो पैसा मिलता है नशे में उड़ा देते हैं, और महिला जो घर में काम करके लाती है पैसा, घरेलू काम करके लाती है पैसा, उसको भी छीन लेते हैं। आज तक कहीं आपने नहीं सुना होगा कि महिला ने पुरुष से पैसा छीना हो। तो प्रॉपर्टी में जब तक समान भागीदारी, बराबरी नहीं होगी, तब तक लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाप्त नहीं होगा। दूसरी चीज आपको एक बहुत और महत्वपूर्ण बताता हूं, हमारे यहाँ संविधान संशोधन 73वें में पंचायती राज में 1/3 स्थान महिलाओं को दिया गया। बहुत बढ़िया कदम था। बाद में कुछ राज्य सरकारों ने 1/3 से बढ़ा के 50% कर दिया, काबिल तारीफ है। और हम देख रहे हैं कि जो पंचायत में जिन महिलाओं की भागीदारी है, जो नेतृत्व कर रही, लीडरशिप कर रही हैं, वो पंचायतें पुरुष की तुलना में काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ पंचायत तक सिमट के रह गई? लोकसभा में पिछले लंबे समय से, लगभग 12-13 साल से, 2 लोकसभा का तो कार्यकाल ही खत्म हो गया, तीसरी चल रही है, इस बिल पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये कार्रवाई हो जाए तो मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 14 पुरुष और 14 महिलाएं हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के 11 में 5-5 पे मामला आ जाएगा। अभी क्या है, मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से एक ही है, भोपाल में, साध्वी प्रज्ञा। आपको कोई मिला ही नहीं। ये सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने पहल नहीं की। जबकि सशक्त महिला सुषमा स्वराज, मायावती, सोनिया गांधी, उमा भारती, बंगाल की दीदी, कमी नहीं है, ममता बनर्जी, और साउथ की अब तो है नहीं हमारे जयललिता, ये स्ट्रांग महिलाएं थी। लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। उसकी मूल वजह क्या है? हमारे सभी राजनीतिक दल हैं, वो नहीं होने देना चाह रहे। क्यों नहीं ऐसा होता है कि आप इसको पारित है? जब तक ये नहीं पारित होगा, 50% की भागीदारी जब तक लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की नहीं होगी, आप देखेंगे भारत में लैंगिक असमानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक सपना ही रहेगा। उसको मैं शुरू में कहा था, ये स्लोगनबाजी है, ये जुमलाबाजी है, ये मजमेबाजी है, एक नारेबाजी है। क्योंकि ये दो चीज हो जाए, महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिल जाए और हमारे यहाँ के संवैधानिक पद जो हैं लोकसभा और विधानसभा, इसमें 50% की जिम्मेदारी मिले। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं कि हमारे यहाँ की फिजा बदलने लगेगी और हमारे यहाँ जो असमानता है वो समानता में आ जाएगी, और हम महिलाओं के प्रति जितने असंवेदनशील हैं उतने ही संवेदनशील हो जाएंगे, क्योंकि वो बराबरी से अपना हक मांगेंगी ना, बराबरी से अपनी चर्चा करेंगी। तो पुनः मैं डेनियल कॉलेज छिंदवाड़ा का अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे, एक जिम्मेदारी के साथ एक कदम उठाया है कि इस पर बहस कराई है और इसमें मुझे एक मौका दिया। मैं पुनः पूरे कॉलेज परिवार का अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि 2 मुद्दे जो हैं, एक विषय निकला है, इन 2 जो बातें मैंने रखी हैं कि प्रॉपर्टी में बराबर का हक
और लोकसभा विधानसभा में 50%। इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, इसको अगर सरकार तक दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब वास्तव में शुरुआत होगी। अभी शुरुआत नहीं हो रही, अभी एक जुमलेबाजी, एक स्लोगन बन के रह गया है लैंगिक समानता और संवेदीकरण। तो हमको उसको समानता के लिए लाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए, लैंगिक समानता के लिए हमको उसको जमीनी धरातल पे काम करना पड़ेगा, जमीन पे उतरना पड़ेगा। पुनः मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ और अपनी तरफ से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे एक जिम्मेदारी के साथ एक समाज के सबसे संवेदनशील मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।